भारतीय संविधान के अंदर हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद करने होंगे, कुछ समझाने वाले टॉपिक है, उसको समझा देता हूँ। जैसे भारत की अनुसूचियाँ अगला टॉपिक है अपना। इससे पहले कुछ आयोग थे, लघु आयोग, यानी संविधान जब सभा का गठन हुआ था तो उस समय कुछ आयोग गठित हुए थे, ठीक है। उनकी चर्चा मैंने कल ग्रुप में कुछ भेजा भी था, अगर आप देखोगे तो मैंने कल ग्रुप में कुछ भेजा था, ठीक है। आप एक बार उसको देख लेना, और जो अपने नोट्स है उसमें तो है ही वो चीज़ें। तो आज है संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान में अनुसूची। पहले ये समझेंगे कि अनुसूची है क्या। पता है किसी को अनुसूची के बारे में? क्या है अनुसूची? अनुसूची में क्या क्या चीज है? संविधान में जैसे प्रस्तावना है या अनुच्छेद है, आर्टिकल है, भाग है, तो हमें पता है भाग में बताया गया है कि राज्य के बारे में क्या है ना। इस तरीके से संविधान के बाद वो राज्यपाल के बारे में क्या है, राष्ट्रपति के बारे में क्या है, ये अनुच्छेद में बताया गया है, भाग में बताया गया है। बट अनुच्छेद जो है और अनुसूची दोनों अलग है। तो अनुसूची क्या है? अनुसूची में क्या दर्शाया गया है? जो पहले अनुसूची 8 थी अब 12 हो गई है, तो इन अनुसूचियों में क्या दिखाया गया है, क्या चीज बताया गया है? ध्यान समझो, अनुसूची है क्या। अगर मान लो कभी किसी पूछता भी है कि अनुसूची क्या है, उसके अंदर किस चीजों का जिक्र है, तो अनुसूची के अंदर जो हमारे अनुच्छेद है, जैसे मान लो भाग 1 अनुच्छेद, भाग 1 अनुच्छेद या भाषा है या कोई भी एक अनुच्छेद है जिसके हम जिक्र करते हैं, तो भाग 1 अनुच्छेद है। मान लो भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद है, जिसमें भारत राज्यों का संघ है ये कहा गया है, और उसके नए प्रांत का गठन कैसे होगा, और उनके जो नाम है वो कैसे होंगे, उसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ रहेगा, उसका जो डेड लाइन है, जो मतलब कि जो बाउंड्री लाइन है वो कहाँ तक रहेगा, ये सभी चीज़ों का जिक्र क्या अनुच्छेद 1 में दिया गया है? नहीं। तो क्या होता है कि जैसे ध्यान दो कि जैसे अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 1 में जो बात कही है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। लेकिन क्या उसमें इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि कौन किस राज्य का या कौन कौन से राज्य हैं? क्या यह बताया गया है? या कितने राज्य हैं, क्या इसका जिक्र है क्या? या यह बताया गया है कि पंजाब का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र से किस जगह तक रहेगा? क्या ऐसा बताया गया है? क्या ऐसा बतलाया गया है कि हरियाणा और पंजाब का बंटवारा कहां होगा? क्या अनुच्छेद 1 में है? नहीं है। यानी जब अनुच्छेद 1 में हर एक चीजों को नहीं रखा गया, ना ही रखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि अगर एक अनुच्छेद में ही अगर हम उसको ब्रीफली डिफाइन करने लगे तो वो अनुच्छेद दूसरा अनुच्छेद तक जाते जाते बहुत लंबा विषय बन जाता। तो उन विषयों को वहां से हटाकर अनुच्छेद में जो ज्यादा डीपली नॉलेज था उनको वहां से हटाकर कहां डाल दिया गया? अनुसूची में डाल दिया गया। तो अनुसूची क्या है? उसी अनुच्छेद का विस्तृत वर्णन कहां दिया गया है? अनुसूची में। अनुच्छेद का विस्तृत वर्णन कहां दिया गया है? तो अनुसूची क्या है? जो भी भारतीय संविधान के अंदर 395 मूल अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में अगर किसी भी चीज का विस्तृत जानकारी अगर चाहिए तो वो कहां दिया गया है? अनुसूची में दिया गया है। क्योंकि आप बताओ कि बिहार राज्य का बाउंड्री कहां तक रहेगा, स्थल मार्ग कहां तक रहेगा, या स्थल सीमा कहां तक है, पता है क्या? तो वो कहां दिया गया है? वो अनुसूची में लिखा गया है। अगर किसी राज्य के बारे में, किसी राज्य से, बिहार राज्य से झारखंड बना, अलग हुआ, तो जब झारखंड बना तो क्या वो अनुच्छेद 1 के तहत हुआ? अनुसूची 1 में हुआ वो चीजें। यानी जम्मू कश्मीर जब अभी आर्टिकल 370 के अंदर कुछ बदलाव हुए तो किसके तरह तहत हुआ? अनुच्छेद 1, लेकिन 1 से 4 तक हुआ था ना, लेकिन वो मेन जो बदलाव हुआ है वो अनुसूची 1 में हुआ है। कौन सा अनुसूची में? 1। तो हमें पता है कि भारत के अंदर, भारतीय संविधान में
यानी मूल संविधान, मूल संविधान कहने का मतलब जो पहले था, तो मूल संविधान में कितनी सूची थी? 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो सबसे पहला तो सवाल यही बन चुका है इससे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, अब कितनी है? 12। फिर दूसरा सवाल यहां से बनकर आता है कि अनुसूची जब 12 है तो 9, 10, 11 और 12 कब जुड़ी? सबसे पहला सवाल ये बनता है। नौवीं अनुसूची कब जुड़ी? 10वीं अनुसूची कब जुड़ी? 11वीं अनुसूची कब जुड़ी? और 12वीं अनुसूची कब जुड़ी? ये चारों पूछ लेता है एग्जाम में। तो 9वीं अनुसूची कब जुड़ा था, याद है किसी को? बताओ। प्रथम संविधान संशोधन में कब जुड़ा था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो ये जो जुड़ा था प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, और इसके तहत हुआ था आर्टिकल 31B के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 31B के तहत इसको बदला गया था। यानी 9वीं अनुसूची को किस तहत जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत आर्टिकल 31B के तहत जोड़ा गया। ये पूछा जा सकता है, यहां से 2 सवाल बन गए। 9वीं अनुसूची में कौन से आर्टिकल अनुच्छेद को जोड़ा गया था? तहत 31B के तहत। कौन से संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन। कोई दिक्कत यहां पर? फिर आता है 10वीं अनुसूची, उसको जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1985 में। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। कोई दिक्कत यहां पर? 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है वो दोनों एक संशोधन के अंतराल में जोड़े गए हैं। यानी जो 10वीं अनुसूची है वो कब जोड़ा गया? 52वां। तो ऐसे याद रखना, देखो ध्यान से। 9वीं का तो हो गया प्रथम, ये कौन सा हो गया? 52। तो ये जोड़ा गया 73वां। देखो 2 के बाद क्या होता है? तो 11वीं कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें पंचायत के बारे में कहा गया। इसी समय देखो 1992 के समय ही तब पंचायती राज आया था। तो पंचायती राज के समय पंचायत की चीजों को कहां जोड़ा गया? यहां से ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत को जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची भी 74वीं संविधान संशोधन है। 74वीं संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया था। यानी 12वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? नगर पालिका के। 11वीं अनुसूची पंचायत। अभी 10वीं पढ़ेंगे। और 9वीं में जो हमारे भूमि, पहले हमारा जो भूमि था वो कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। ठीक है, लेकिन उसको बदलकर मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसके तहत हम आगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से और समझेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन 1951 में आर्टिकल 31B के तहत। दूसरा अनुच्छेद, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची किसमें? 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा गया था? नगर पंचायत। और 12वीं अनुसूची क्या है? पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा,
कि नगर पालिका से संबंधित अनुसूची कौन सी है, पंचायत से संबंधित अनुसूची कौन सी है। अभी अनुसूची 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अनुसूची में किस तरीके का जिक्र है। समझ में आ गया। चलो, तो हमने देख लिया कि टोटल कितने अनुसूची है, 12। पहले कितनी थी, 8। फिर 9, 10, 11 और 12 4 जुड़ी। कोई भी संविधान के अंदर अनुच्छेद जुड़ता है या अनुसूची जुड़ती है या कोई भाग जुड़ता है या कोई भी चीज अगर संविधान में चेंजेज होते हैं तो वो सभी के सभी संविधान संशोधन के थ्रू होते हैं। हर एक संविधान संशोधन को, कुछ संविधान संशोधन में लचीला है तो कुछ संविधान का संशोधन करना कठोर हो गया है, कुछ बातों पर चर्चा करना लचीला बनाया गया है, कुछ पे कठोर। इसलिए अपने भारत की संविधान लचीला और कठोर दोनों है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है। तो यहां पर हमने देखा कि कौन कौन से अनुच्छेद कब जोड़े गए। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951। दूसरी अनुसूची 52 में, 52वां कब हुआ था, 1985 के अंदर। 73वीं अनुसूची के अंदर 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 74वीं के अंदर 12वीं को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका, और 11वीं में पंचायत। तो यहां तक हमने देखा कि कौन से अनुच्छेद के, कौन से अनुसूची कब जोड़ी गई, ये सबको पता चल गया। कितने मूल संविधान में अनुसूची थी, अब कितनी है, तो ये 12 जो है, ये 4 कैसे कैसे बनी, कोई दिक्कत। चलो अब हेडिंग डालो, प्रथम अनुसूची। अब सीरियल नंबर से प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, ये सब पढ़ लेंगे, दूसरी अनुसूची ये सब पढ़ेंगे हम। 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची के बारे में हम जिक्र से कर लेते हैं। इससे एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने का है। ठीक है, कोशिश करूंगा समझाने के लिए कि कौन कौन सी चीजों को कहां कहां जोड़ा गया है। चलो, तो हेडिंग डालो, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। तो लिखो प्रथम अनुसूची में क्या क्या है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 से संबंधित है। प्रथम अनुसूची कहां से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 से संबंधित है। देखो, इसी 1 से अनुच्छेद 4 को हम कहते हैं भाग 1। क्या कहते हैं, यानी भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुसूची कौन सी है, प्रथम अनुसूची है। अब भाग 1 से भाग 4 तक क्या जिक्र है, राज्यों का जिक्र है, उसके नाम में परिवर्तन का जिक्र है, उसकी बाउंड्री में परिवर्तन का जिक्र है कि कौन से राज्य के बाउंड्री बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इनका जिक्र है। यानी दूसरा पॉइंट ये बनाकर लिख सकते हो कि भारत के राज्यों, लिखो दूसरा पॉइंट बना के, इसमें किसका जिक्र है, भारत के राज्यों एवं संघ केंद्र शासित संघ केंद्र शासित देश के नाम, प्रदेश के नाम, नाम क्या है, उनकी सीमा क्या है कि कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनका नाम क्या है, उनकी सीमा कहां से कहां तक है, वो सब कहां दिया गया है, प्रथम अनुसूची में। उनकी न्यायिक क्षेत्र दिया गया है कि कौन से राज्य का न्यायिक क्षेत्र कहां पे आएगा। आपने देखा होगा, पुलिस जब थाने स्टेशन होते हैं तो कहते हैं ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता, ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता, है ना। तो किसी ना किसी चीज का जिक्र अनुच्छेद के अंदर उस अनुसूची में दिया गया है कि किस राज्य का क्षेत्र कहां तक सीमित है, उसका न्यायिक क्षेत्र कहां तक है, उसकी सीमा कहां तक है, इन सभी का जिक्र कहां पे है, अनुच्छेद 1 में है। जैसे एग्जाम्पल के लिख सकते हो आप, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित जो भी चीजें हैं वो कहां हैं,
अब आपसे सवाल बन सकता है एग्जाम में कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 में बदलाव किया गया, तब इसके नाम को चेंज कर दिया गया। ये पहले राज्य था ना जम्मू कश्मीर, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित लद्दाख बना गया है ना, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये किसके पावर है, किसके पास पावर है, ये सेंटर के पास। और उसके अंदर किसके अंदर है, अनुसूची। यानी कोई भी देश के अंदर अगर राज्य है तो राज्य के सीमा में, उसके नाम में, ठीक है, उसके न्यायिक क्षेत्र में अगर किसी को बदलाव करना है तो वो किस अनुसूची के तहत हो जाएगा। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं बदल बदल के पूछे जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के संबंधित अनुसूची कौन सी है। भाग 1 किससे संबंधित है, किस अनुसूची से संबंधित है, प्रथम अनुसूची से। तो प्रथम अनुसूची से आगे सबको समझ में। लिखो दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में किस किस का जिक्र है, ना तो इसको। चलो, तो दूसरी अनुसूची में दूसरी अनुसूची जो है उसमें किस किस का जिक्र है। तो दूसरी अनुसूची में जो वेतन है ना, जो भी संवैधानिक पद पर आधारित आसीन है, उनके वेतन, उनका भत्ता से संबंधित है। यानी यहां पर लिख सकते हो कि संवैधानिक पद पर आसीन, संवैधानिक पद पर आसीन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ता उनके विशेष अधिकार, यानी विशेषाधिकार, यहां कहां तक विशेष अधिकार मिला है, इन आदि का जिक्र है। जिक्र किसका जिक्र है, यानी समझ सकते हो कि संवैधानिक पद पर जो भी आसीन है उनके वेतन और भत्ते का जिक्र है। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, तो यह कहां वर्णित है, अनुच्छेद 2 में। तो क्या किसी भी मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति है, उसके संविधान, जो भी संवैधानिक पद पर आसीन है, उन सभी का वेतन भत्ता कहां जिक्र है, अनुसूची, दूसरी अनुसूची में। किसमें, यानी वेतन और भत्ते संबंधित अनुसूची कौन सी है। तो किस किस लोगों के जिक्र है यहां पे, उन लोगों का नाम पूछ लेता है। जैसे पूछेगा राष्ट्रपति का वेतन संबंधित कौन से अनुच्छेद से जिक्र है, कौन सा अनुसूची में जिक्र है इनका, दूसरी में, ठीक है। क्या उपराष्ट्रपति के वेतन क्या अनुसूची में या संविधान में कहीं वर्णित है, नहीं है। तो ये सवाल भी बनता है, तो इन चीजों को हम नोट बनाकर लिख देंगे। तो लिखो किस किस का यहां पर जिक्र है, लिखो जल्दी से। पहला, राष्ट्रपति, किस किस का वेतन जिक्र है, देखो। तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरे है राज्यपाल। देखो मैं एक सीरियल नंबर लिख रहा हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। राष्ट्रपति सेंटर का, राज्यपाल स्टेट का हेड होता है, ठीक है। दूसरा लिखो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के व उपाध्यक्ष का वेतन किसमें जिक्र है, इसमें। लोकसभा के बाद क्या आता है, राज्यसभा। देखो लोकसभा में अध्यक्ष होता है, याद रखना ये सब चीजें, जिक्र आगे करेंगे अब। लोकसभा में क्या होता है, और राज्यसभा में, तो राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के व उपसभापति। कोई दिक्कत। तो राज्यसभा में क्या होता है, अध्यक्ष तो नहीं होता राज्यसभा का, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो ये केंद्र के बारे में हो गया। तो ऐसे ही 2 लाइन राज्य के बारे में लिख लो। कौन कौन सा, राज्य के अंदर क्या हो सकता है, विधानसभा और विधान परिषद। चलो यहां ध्यान दो, यहां पे
एक तरफ केंद्र है और एक तरफ राज्य है, ध्यान रखना। केंद्र के अंदर एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर यानी उच्च सदन और उच्च सदन और निम्न सदन, जिसके अंदर आता है राज्यसभा और लोकसभा। राज्य के अंदर भी अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। राज्य के अंदर जो लोकसभा, जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं विधानसभा, और इसको क्या बोलते हैं? तो आप बताओ, विधान परिषद में अध्यक्ष होंगे कि सभापति होंगे? विधान परिषद में देखो, यहां पर सभापति होते हैं और यहां क्या होते हैं? तो सेम यहां भी है। राज्य के अंदर यहां क्या होगा? विधानसभा में, और यहां पर सभापति। ये बात समझ में आ गई सभी को? केंद्र में और राज्य में कट गया। केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर विधानसभा में क्या होता है? अध्यक्ष, और विधान परिषद में क्या होता है? कोई दिक्कत यहां पर? तो यहां पर ये ध्यान रखना। तो यहां पर भी ध्यान दो कि लोकसभा लोअर हाउस है, तो राज्य के अंदर कौन होगा? विधानसभा। तो विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन के बारे में, वेतन भत्ते के बारे में जिक्र कहां पे है? दूसरी अनुसूची में। विधानसभा के बाद आ जाता है विधान परिषद, जो कि किसी भी राज्य के अंदर, प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। तो विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, इसका जिक्र ध्यान रखना है। तो विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, कोई दिक्कत यहां पर? 1 2 3 4 5 6, आगे लिखो। 9 टोटल है इसके अंदर, 9 व्यक्तियों के जिक्र है, 9 लोगों के, 9 संवैधानिक पदाधिकार जो होते हैं, पदाधिकारी, उनके वेतन और भत्ते का जिक्र है 9। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 और रह गए। तो लिखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। यानी उच्चतम न्यायालय कह लो या सर्वोच्च न्यायालय कह लो, उनके न्यायाधीश का वेतन कहां पे है? जिक्र, वेतन भत्ते का जिक्र दूसरी सूची में। अगर उच्चतम न्यायालय है तो केंद्र में तो उच्चतम हला हो गया, तो राज्य में क्या होता है? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखो एक केंद्र है, दूसरा राज्य है, एक केंद्र है, दूसरा राज्य है, एक केंद्र है, दूसरा राज्य है कि नहीं? तो 8 तो यही कर लोगे। और एक नवा जो बच गया वो बच गया कैग। क्या बच गया? कैग। इसको बोलते हैं भारत, दिख रहा है देखना, भारत के नियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो लिख देता हूं परीक्षक। यानी कैग, कैग का नाम है भारत के, कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक। इन सभी के वेतन का जिक्र कहां पे है? दूसरी अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में किसका जिक्र है? राज्य के सीमा, न्यायिक क्षेत्र, नाम, इनका जिक्र है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है। ठीक है, यहां पर 2 बातें 3 बातें लिख लो, मिला दो इसको। चलो इसमें नोट बना के लिखो, नोट बना के। राष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति लिखो। उपराष्ट्रपति
के वेतन एवं भत्ते का जिक्र संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते यानी वेतन एवं भत्ते का जिक्र संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, संविधान में नहीं है। उसका वेतन यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। यानी यहां से दो सवाल बन गए हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। दूसरा बात ध्यान रखना यहां से, ठीक है ना। अगर मान लो राष्ट्रपति हट जाता है या किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है कार्य के दौरान, तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। तो उपराष्ट्रपति को उनका वेतन मिलेगा किसके पद के लिए? राष्ट्रपति के पद के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद का कोई भी वेतन जिक्र नहीं है। उनको किस चीज का वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ध्यान रखना चीजें, ये आ चुका है। तो उपराष्ट्रपति का संविधान में वेतन का कोई जिक्र नहीं है। तो उनको वेतन किससे मिल रहा है? उनको वेतन किस चीज से मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है। लिखो तीसरा, लिखो तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो जिक्र है वो शपथ, किसका? शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में है। यानी यहां पर लिख सकते हो विभिन्न उम्मीदवारों के शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, का जिक्र है। यानी यहां पर तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाया जाता है ना राष्ट्रपति को, सबको शपथ दिलाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ यहां पर नहीं है इसमें जिक्र। आगे पढ़ेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान का जिक्र यहां पर है। एक होता है शपथ, एक होता है प्रतिज्ञान। दोनों में क्या फर्क है? शपथ और ओथ और अफर्मेशन मतलब हाँ हम ये करते हैं। जैसे मान लो चुनाव होते हैं तो जीतेगा वही ना शपथ लेगा, लेकिन जो उम्मीदवार भरा जा रहा है जिसके फॉर्म, वो क्या लेगा? अफर्मेशन लेगा कि हाँ हम अगर जीतेंगे तो शपथ भी लेंगे, लेकिन अफर्मेशन क्या लेते हैं कि हाँ हम जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। चुनाव के समय जो भी रूल रेगुलेशन है वो हम फॉलो करेंगे। तो शपथ और अफर्मेशन दोनों अलग होते हैं, ठीक है। चलो, तो किस किस के शपथ और प्रतिज्ञान का जिक्र है? लिखो पहले, लिखो संसद एवं राज्य विधानमंडल। संसद एवं विधानमंडलों के उम्मीदवार। यानी देखो विधानमंडल क्या होता है पहले बताओ। विधानमंडल होता है जिस तरीके से संसद का विधानमंडल का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को शामिल कर दो, समझ में आ गया। और राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद को शामिल कर दो, क्या बन जाएगा? विधान मंडल। नहीं होता तो कहीं साइड में लिख लेना। विधानमंडल का मतलब होता है राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है। और दूसरा और हो सकता है क्या? विधानसभा प्लस विधान परिषद। अब बताओ
ये तो है राज्य के बारे में, और ये किसका है? संसद या केंद्र। तो संसद का विधानमंडल, अगर विधानमंडल आता है तो क्या कहोगे? राज्यसभा और लोकसभा दोनों। और राज्य का आता है तो यही कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम में आगे पहुंचाएंगे, ध्यान रखना भाई। अगर मान लो हम केंद्र की बात कर रहे हैं और उसमें राज्य विधानमंडल आ गया तो गलत है, सही है? गलत है कि नहीं है? फिर तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। चलो, तो किस किस का जिक्र है यहां पे? संसद एवं राज्य के विधान मंडल के उम्मीदवार। अब देखो, उम्मीदवार और सदस्य में क्या फर्क होते हैं? अगला पॉइंट लिखो, फिर समझाऊंगा इसको। सदस्य एवं राज्य के विधान मंडलों के सदस्य। देखो, उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवार जो खड़े होते हैं चुनाव में, और सदस्य होते हैं जो जीत जाते हैं। ठीक है, सदस्य जो होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीदवार को भी शपथ देना होता है और संसद के जो सदस्य हैं उनको भी देना होता है। आगे लिखो, संघ एवं राज्य के मंत्री, जो भी संघ और राज्य के मंत्री हैं, उनको भी देना होता है शपथ, अफर्मेशन। और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी देना होता है। क्या देना होता है? शपथ और। ठीक है, तो इनको किस चीज का दिया जाता है? ध्यान दो, इनको पद और गोपनीयता। गोपनीयता समझते हो? जैसे कुछ गुप्त बातें होती हैं, बोलते हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक गुप्त बातों को किसी को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो गोपनीयता और उनके पद का शपथ दिलाया जाता है कि हाँ, मैं अपने पद पर रहकर उसकी सम्मान करूंगा, उसका सम्मान करूंगा। और जो भी गुप्त बातें होती हैं, आपने देखा होगा जब शपथ दिलाया जाता है तो एक पेज पढ़ा जाता है ना? तो उसके अंदर अनुच्छेद 3 ही है। वहां पे अनुच्छेद 3 को लाकर दिया जाता है, जो 4 से 5 पेज का होता है, जिसमें हर एक चीज लिखा गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या होता है? किसी चीज का छोटा वर्णन, और उसके बारे में अगर ज्यादा वर्णन है तो वो अलग है। ठीक है, राष्ट्रपति का जिक्र नहीं है, शपथ का जिक्र नहीं है, उसका जिक्र कहीं और है, इसलिए एग्जाम में पूछा है तो वो भी लिखेंगे अभी हम चीजों को। तो हमने देखा कि विभिन्न उम्मीदवार के शपथ और प्रतिज्ञान का जिक्र कहां पे है? तीसरी अनुसूची में। संसद और राज्य के विधानमंडल के उम्मीदवार भी लेंगे शपथ और सदस्य भी लेंगे, जो मंत्री होंगे वो भी लेंगे। ठीक है, और लास्ट में वही कैग, भारतीय नियंत्रक और महालेखा का भी शपथ यहीं पर जिक्र है। तो आपने देखा कि जिन लोगों को वेतन भत्ते दिया जाता है उन लोगों के बारे में शपथ भी लिया जाता है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे लिख लो नोट बना के। तीन लोगों के बारे में जिक्र नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तीन लोगों का शपथ के बारे में जिक्र तीसरी अनुसूची में नहीं है। पूछा जाएगा ये चीजें, तो ध्यान रखना। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के जिक्र नहीं है शपथ का। तो इनका जिक्र कहां है? इसका जिक्र है अनुच्छेद 60 में, इसका जिक्र है अनुच्छेद 69 में, और इसका जिक्र है अनुच्छेद 159 में। कितना? यानी ये पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, तो हमने देखा कि तीसरी अनुसूची में कौन कौन से चीज शामिल है? शपथ और प्रतिज्ञान का। किस किस को शपथ मिलता है? कोई दिक्कत? किस किस का जिक्र नहीं है अनुसूची में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का। तो उपराष्ट्रपति का जिक्र कहां है? अनुच्छेद 69, राष्ट्रपति का 60 और राज्यपाल का 159। ये सभी सवाल बन चुके हैं। जो एक एक पॉइंट लिख रहे हो ना, हर एक जगह पे सवाल बन चुका है। कोई दिक्कत यहां पर? आगे पढ़ाऊं?
चलो कल पढ़ेंगे इसको, ज़्यादा टाइम हो गया है। तो पढ़ के आना थोड़ा सा। पॉलिटी का भी संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। और भारत में संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ, टॉपिक का टेस्ट है। और इतिहास में जो टेस्ट है वो है आपको संडे को स्वराज पार्टी, ले लिया है, हो गया सर, हो गया स्वराज पार्टी, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन में साइमन आयोग, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा वो लेंगे, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। दोनों के टॉपिक को पढ़कर आना है, क्योंकि हमने संवैधानिक विकास पढ़ लिया है, ठीक है। नोट्स भी आपको मिल ही जाएंगे, उन्हीं नोट्स में से कहीं ना कहीं होगा सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाया, उन्हीं में से नोट्स होंगे जो एग्जाम में आते हैं। 100% एग्जाम ओरिएंटेड हो सारी चीज़ें, तो आप उनको पढ़ना ध्यान से, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची हमने पढ़ लिया है, कल आगे इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में।